दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। आज जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, आरक्षण लागू हुए 120 वर्ष हो चुके हैं और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में तमाम कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इस बीच में हमारे साथ है रामू सिद्धार्थ जी, डॉक्टर सिद्धार्थ, जो जाने माने लेखक हैं, पत्रकार हैं और जो आज के वक्त में जो कुछ लोग गंभीरता से लिखने वाले हैं उसमें इनका नाम शुमार है। इस बीच में रामू जी, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ जी, और इसलिए साहू जी महाराज की बात करते हैं आरक्षण की, क्योंकि आज वो विशेष मौका है। साहू जी महाराज को आप कैसे देख रहे हैं और 120 साल जो आरक्षण बने हुआ और जिसके ऊपर पूरा एक जो SC ST का मिडिल क्लास टिका हुआ है, जिस आरक्षण के बूते हैं, उसके बारे में। अशोक जी, मतलब ऐसे तो हमारे पास एक नायकों की लंबी फहरिस्त है जी, जिनके याद करके या जिनके कामों को याद करके मैंने अभी मेरा रोआ थोड़ा सा खड़ा हो जा रहा है। मतलब जिनको याद करके एकदम बहुत ही सर झुक जाता है उनके प्रति, और उनके कामों को याद करके लगता है कि इसी धरती पर हुए थे और उन्होंने काम किया था। और दूसरी बात ये भी समझ में आती है कि हमारे एक बड़े बेचैनी मुझे महसूस होती है कि जो हम लोग हमारे देश को अच्छा बनाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, चाहे वामपंथी हों, चाहे उदारवादी हों, चाहे लोहियावादी हों, कोई भी हो, मैं आज उनकी आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनको नायकों की तलाश करने के लिए, उनको विचारों की तलाश करने के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप क्यों जाना पड़ता है, जबकि हमारे पास ऐसे ऐसे न, कल ही फूलन देवी का था, आज साहू जी का 120 वर्ष हो रहे हैं। तो उसमें जो मैं साहू जी ने एक काम ऐसा कर दिया जो भारत के इतिहास में न साहू जी से पहले और न साहू जी के बाद सामाजिक न्याय आंदोलन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बहुजन आंदोलन कहते हैं, या देश में जो बाबा साहब सपना देखते थे, सामाजिक क्रांति का एक बड़ा सपना देखते थे, उसको अगर किसी व्यक्ति ने चरितार्थ कर दिया और जीवन के सभी क्षेत्रों में चरितार्थ कर दिया और लागू करके, ये भी नहीं कि क्योंकि राज था, बाबा साहब के पास भी अपना राज तो था नहीं, फूले साहब के पास अपना राज नहीं था, पेरियार साहब के भी पास अपना राज नहीं था, लेकिन साहू जी के पास राज था, तो उन्होंने उसे लागू करके दिखा दिया। जैसे पहले वो आदमी हैं ये देश जिन्होंने ये साहस किया कि इस देश में करीब 1500 वर्षों, तो कम से कम 7वीं शताब्दी से, यानी 1500 वर्षों के जो वैदिक आरक्षण है, जो जाति आरक्षण चल रहा था, उस वैदिक आरक्षण को, जो उच्च जाति आरक्षण था, जाति विशेष के आरक्षण था, उसको तोड़ने का एक इतना कारगर उपाय कि 50% कम से कम उसको तोड़ दिया। और तोड़ ही नहीं दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये 50% पूरा नहीं हो जाता, हम उसको लोग क्या कहते हैं, विशेष भर्ती अभियान, मतलब ये पद जब तक वहाँ नहीं हो जाते हैं तब तक वो अभियान चलता ही रहेगा पिछड़ों से। तो पहला काम, लेकिन इतना ही नहीं उन्होंने किया है। मतलब मैं आपके दोहराऊँ 5-7 मिनट समय लूँ, महिलाओं के लिए उतना काम भारत के इतिहास में आज़ाद भारत के बाद भी होते हुए 75 साल लगे। साहू जी महाराज ने किया, जैसे उन्होंने पहला काम क्या किया, महिलाओं को मनुवादी व्यवस्था के तहत, मिताक्षरा न्याय के तहत इस बात की आज़ादी नहीं थी कि वो किससे शादी करें, वो खास जाति में ही शादी कर सकती थी, खास धर्म में ही शादी। साहू जी महाराज ने ये आदेश जारी कर दिया अंतरजातीय विवाह का, कि कोई लड़की कोई लड़का किसी, और अंतर धार्मिक भी, मतलब सीधे तौर पे आदेश जारी कर दिया ताकि किसी का दबाव ना बना न, वो पूरा कानून भी बदल दिया। उन्हें भारत में 1955 में एक मैरिज एक्ट बना था, बाबा साहब के वो हिंदू कोड बिल के परिणाम चलू तो एक मैरिज एक्ट बना था, लेकिन साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में जो मैरिज एक्ट बनाया था, 1955 के मैरिज एक्ट से भी आगे बढ़ा हुआ था। उन्होंने पहली बार महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया, साहू जी महाराज ने पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया, और जो काम तिलक के दबाव में या हिंदू और पोगापंथियों के दबाव में ब्रिटिशर नहीं कर पाए, देवदासी प्रथा को अगर किसी व्यक्ति ने ख़त्म कर दिया तो उस व्यक्ति का नाम था साहू जी महाराज।
यानी महिला मतलब खत्म करने की कोशिश की अपने नहीं शासन आदेश काल जारी कर दिया में। अच्छा, कि हमारे पूरे राज्य में देवदासी प्रथा कहीं मतलब उन्होंने अपने राज्य में अपने राज्य में उन्होंने देवदासी प्रथा खत्म कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय विवाह के लिए आदेश जारी कर दिया, महिलाओं के तलाक के अधिकार के लिए आदेश जारी कर दिया और लागू भी करवा दिया उसको। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलेगा इसके लिए आदेश जारी कर दिया। यानी आधुनिक भारत जिन चीज़ों के लिए अभी भी लड़ रहा है उन्होंने साहू जी महाराज ने करके दिखाया। और दूसरा, जिसे यहाँ दलित समुदाय कहते हैं या औपचारिक भाषा में एससी कहते हैं, अगर साहू जी महाराज ने एक एक करके अलग अलग उनके लिए क्या किया है अगर वो लिखा जाए तो मैंने देखा कि 100 पेज के कम से कम विवरण बने। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो बहुजन समाज के नायक हैं, चाहे साहू जी महाराज की बात करें, ज्योतिबा फुले की बात करें, इवन कि आज के वक्त तो ही बाबा साहब को लेकर तमाम नई चीज़ें आ रही हैं, तमाम चीज़ें बाकी हैं, और ऐसे तमाम नायक है, एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे में साहू जी महाराज का जितना काम, जितना व्यक्तित्व निखर के सामने आना चाहिए, जो उन्होंने किया सामाजिक बदलाव के लिए अपने शासनकाल में, क्या वो निखर के आ पाया है? मैं बताऊं अशोक जी, सबसे दुखद है कि जो हमारे सबसे, किसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे सबसे पढ़े लिखे साथी हैं, मैं स्वयं भी मानता हूँ कि मैं भी पढ़ा, जैसे जैसे उनको पढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे जानता, क्योंकि उनका सब डॉक्यूमेंटेड है और ये भी नहीं है कि चलो कल्पना कपोल कल्पना है, सारा उनका लिखित है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% भी कोई नहीं जानता है, और मैं यहाँ तक कहूँ कि जो हमारे वामपंथी साथी हैं, चाहे उदारवादी साथी हैं, चाहे प्रगतिशील साथी हैं, अगर वो ईमानदारी से साहू जी महाराज को पढ़ लें, अपना जो जाति पूर्वाग्रह हटा करके और तमाम तरह के पूर्वाग्रह हटा करके, तो उन्हें लगेगा कि अरे हमारे पास तो सामाजिक क्रांति का मॉडल हमारे देश ही मौजूद है जो इम्प्लीमेंटेड हुआ और कंप्लीट। एक बार एक छोटी सी बात, आपका ज़्यादा समय न इतनी कहूँ कि कभी कभी ये होता है कि कोई सामाजिक क्रांति का मॉडल लागू करता है तो कभी कभी उसका निचला हिस्सा जो होता है, मेहनत करने वाला हिस्सा, उसमें नहीं आता है। लेकिन साहू जी महाराज ने मजदूरों में जा करके, और मजदूरों में से ये कहते थे कि तुम अपना ट्रेड यूनियन बनाओ। आज का जो पूंजीवाद है वो कहते थे कि एक जगह फैक्ट्रियाँ केंद्रित नहीं होना चाहिए, अलग अलग जगह फैक्ट्रियाँ रहनी चाहिए ताकि मैंने धन का केंद्रीकरण न होने, तमाम बातें सामने आनी बाकी। और बहुत सारी जो महिलाओं के लिए किया, जो उन्होंने किसानों के लिए किया, उन्होंने एससी के लिए किया। कोई कल्पना कर सकता है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए जो जो काम किया है, जो उन्होंने सिंचाई के लिए काम किया है, जिस तरह से उन्होंने हरित क्रांति लाई, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के पूरे महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा है उसके अगुआ साहू जी महाराज है, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत किया था साहू जी महाराज ने। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन उसको खोला था साहू जी महाराज। जो पूरे देश में ये चल रहा है कि दलित छात्रों को, SC ST छात्रों को निःशुल्क छात्रावास का होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट ही लागू किया हुआ सारा साहू जी महाराज। यानी जो कल्पना करते थे ज्योतिराव फुले और बाबा साहब ने जिसको संविधान में व्यवस्था दी थी उसको लागू कर दिया साहू। और उनके काम का बड़ा हिस्सा भी आना बाकी है, बहुत छोटा हिस्सा आया हुआ है। तो जो आरक्षण के 120 साल आज हो गए, जो उन्होंने अधिकार दिया था, तो उस आरक्षण की बूते बात करें तो जो उनकी परिकल्पना थी साहू जी महाराज की कि वो क्या एक सिस्टम में चेंज करना चाहते थे या फिर बाबा साहब ने बाद के दिनों में किया, क्या वो हो पाया है? कितना हो पाया है, कितना बाकी है? और आरक्षण के लिहाज से जो लोग आगे बढ़े हैं उनका जो समाज के प्रति योगदान है वो क्या पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, एक काम तो आरक्षण ने बहुत बड़ा किया, उसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और वो बड़ा छोटा दिखते हुए बहुत बड़ा काम है कि दलित समाज के बीच से, मैं दलित समाज विशेष तौर पे कह रहा हूँ क्योंकि दलित समाज की एक अलग स्थिति थी, जिसे SC ST कहते हैं, उनके बीच से जो सचेतन मध्य वर्ग पैदा किया है ना, ये सचेतन मध्य वर्ग आरक्षण के बिना पैदा नहीं हो सकता था। और आप ये जान लीजिए कि चाहे RSS हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी प्रतिक्रियावादी ताकत हो, उनको जानते हैं सबसे ज़्यादा किसे डर लगता है, वो है ये जो जिसको कहते हैं आरक्षण पाया हुआ मध्य वर्ग। वो क्यों इतना घृणा कर, ये आरक्षण पाया हुआ मध्य वर्ग केवल उनके आर्थिक मार्ग में बाधा नहीं है, इस तरह से घृणा नहीं कर। अगर कोई वैचारिक तौर पर चैलेंज कर रहा है, अगर किसी के पास वैकल्पिक विश्व दृष्टि है, अगर किसी को इस देश को नया देश बनाने का कोई वैकल्पिक आइडिया है, तो ये जो सचेतन मध्य वर्ग क्रिएट हुआ है वो इस आरक्षण से ही क्रिएट हुआ है। और इस देश में दो पोल हैं, बौद्धिक मेधा के दो केंद्र हैं इस समय। एक मेधा के केंद्र हैं जिसकी अगुवाई ब्राह्मण कर रहे हैं, और एक मेधा के केंद्र हैं जिसकी अगुवाई दलित कर रहे हैं। आप अब किसी को लग सकता है जातिवाद या जो भी कुछ कहे, लेकिन ये समाज की सच्चाई है, समाज की सच्चाई है। और हम बाबा साहब को किसी दलित SC ST में नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप ये देख लिए कि किसी
कोई भी अगर चाहता है आरएसएस से आज की तारीख में निपटना, कोई भी प्रतिक्रियावादी शक्तियों से निपटना चाहता है, तो उसे बार बार बाबा साहब की तरफ आना पड़ रहा है या उनके अनुयायियों की तरफ आना पड़ रहा है। आप एक संजोग देखे होंगे, पता नहीं अब जा पाए कि नहीं, अरे अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हिमांशु कुमार को लेकर के आदिवासियों। आप देखे होंगे कौन लोग थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे साथ हमारे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, लक्ष्मण यादव हैं, सोनी सूरी हैं, हिमांशु कुमार भी हैं। ये बहुत बड़ा संकेत बता रहा है कि आगे वाले ये जो दुनिया लड़ाई कॉरपोरेट और ये आरएसएस के गठजोड़ के खिलाफ जो लड़ाई लड़ेगा, वो ये जो सचेतन हिस्सा पैदा हुआ है, लक्ष्मण यादव की भी एक नाम लेके नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग मंडल कमीशन के बाद के बहुजन तबका खड़ा हुआ, तमाम वर्ग शामिल हैं। तो ये जो बहुजनों का सचेतन हिस्सा खड़ा हुआ है, इसकी कल्पना हम आरक्षण के बिना नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ, और आप देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।